हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का करारा जवाब। मंदिर के बाहर खड़े सारे गरीब लोगों के पास मंदिर के पुजारी आते हैं और कहते हैं सभी लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहाँ मौजूद गरीबों को खाना और कपड़ा बांटने लगते हैं। सौम्या जो कि नई नवेली दुल्हन है, वहाँ मौजूद बच्चों के लिए अलग से कपड़े लेकर आई थी और वो वहाँ बच्चों को एक किनारे ले जाकर दे रही थी। जब बच्चों को कपड़े देना हो गया तो वो अपने परिवार की मदद करने लगी और सभी को खाना बांटने लगी। खाना बांटते हुए जब वो एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था, फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल, ठंड से ठिठुर रहा था। सौम्या ने जब उस बूढ़े को खाना दिया तो वह बूढ़ा व्यक्ति सौम्या के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगा, बेटा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे अपने घर जाना है, कृपया कर मुझे मेरे घर पहुंचा दो। सौम्या ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, काका कहाँ है आपका घर? मेरा घर तो जयपुर में है बेटा। क्या जयपुर? तो आप जयपुर से इतनी दूर उड़ीसा कैसे आ गए? वो बेटा बस इतना ही बोल पाया वो बूढ़ा व्यक्ति और फूट फूट कर रोने लगा। सौम्या को उन पर दया आ गई। उन्हें दिलासा देते हुए बोली, आप रोइए मत काका, मैं कुछ करती हूँ। तभी वहाँ सौम्या का पति रवि आ गया और सौम्या से बोला, इतनी देर यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो सब तुम्हें अंदर बुला रहे। अरे वो ये काका, कहती है सौम्या और रवि की नजर उस वृद्ध पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, फुआ जी, फुआ जी। रवि की आवाज सुन मंदिर के अंदर से उसकी फुआ, माँ, मौसी सभी जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं, सामने खड़े वृद्ध को देखते हैं उन सभी के हाथों से पूजा की थाल गिर जाती है और रवि की बुआ मनोरमा जी मंदिर की सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी उतरने लगती है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि रवि उनको पकड़ लेता है। उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचते ही मनोरमा जी उसे देखते ही अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाती। सौम्या अपने पति से पूछती है, कौन है ये वृद्ध व्यक्ति जिसे देखकर बुआ जी इतना रो रही है? रवि सौम्या को बताता है, ये हमारी फूफा जी राजपाल राय है। क्या? सौम्या को जोर का झटका लगता है और वो पूछती है, पर ये यहाँ इस हाल में कैसे? रवि ने कहा, हम भी तो वही सोच रहे हैं। तब तक रवि का पूरा परिवार नीचे आ जाता है और राजपाल जी से पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ आपके साथ? ये हालत आपकी कैसे हुई? राजपाल जी कुछ बोल पाने की हालात में नहीं थे, बस अपनी पत्नी मनोरमा जी का हाथ पकड़े रोए जा रहे थे। मनोरमा जी भी उनकी हालत देखकर उनसे कुछ पूछना छोड़ बस उन्हें देख देख कर रोई जा रही थी। तभी मंदिर के पुजारी वहां आते हैं और उन सभी से पूछते हैं, क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? रवि ने बताया, हाँ ये मेरे फूफा जी हैं। पर पुजारी जी ये यहाँ कैसे आए? कौन लेकर आया है इन्हें? क्योंकि ये तो ठीक से चल भी नहीं सकते। इतनी दूर जयपुर से उड़ीसा जगन्नाथपुर मंदिर तो ये अकेले आ नहीं सकते, जरूर इनके साथ तो कुछ हुआ है, कोई इन्हें यहाँ लेकर आया है। पुजारी जी कहते हैं, मैं तो इन्हें पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, इसलिए नहीं बता सकता कि इन्हें कौन यहाँ लाया है, क्योंकि जब मैं आज सुबह मंदिर आ रहा था तो इन्हें सुबह ही मैंने देखा है। शायद कोई इन्हें सुबह सुबह ये रात को यहाँ छोड़कर चला गया होगा। रवि ने कहा, कोई नहीं पुजारी जी, हम तो पता लगा ही लेंगे कि क्या हुआ है। और रवि अपने पूरे परिवार के साथ फूफा राजपाल जी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। घर वापस आते ही सबसे पहले राजपाल जी को अच्छे से नहाकर खाना खिलाकर सबके साथ हॉल में बैठाया गया। फिर रवि, मनोरमा जी सब राजपाल जी से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ आपके साथ? आप कैसे जगन्नाथपुर मंदिर पहुंच गए? तब राजपाल जी मनोरमा जी से कहते हैं, तुम जैसे ही अपने भतीजे रवि की शादी में आने के लिए घर से निकली, उसी दिन हमारा बेटा रुपेश और उसकी पत्नी रूपाली मेरे पास घर का पेपर लेकर आए
और मुझसे कहा कि पापा इस पेपर पर साइन कर दो। मैंने पूछा ये कैसे पेपर है? तो रुपेश ने कहा पापा ये घर के बिक्री के पेपर है, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हमारा केरला में जो होटल है उसमें बहुत घाटा हो रहा है और होटल शुरू करने के लिए मैंने जो लोन लिया था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हमारे पास कोई संपत्ति नहीं बची है, इसलिए हम इस घर को बेचकर अपना सारा लोन चुका लेंगे। मैंने जब मना किया और कहा कि तुम्हारे इस होटल के चक्कर में हमारा सारा संपत्ति बिक चुका है, ले देकर ये 2 मंजिला घर ही बचा है जिसके ऊपर तल्ले पर बने हुए कमरों को हमने किराए पर दिया है, जिससे हमारा रोजी रोटी और दवाइयों का खर्च निकल जाता है। तुमने तो हमें कभी भी खर्च के लिए 1 रुपया नहीं दिया। हमारा कोई नौकरी या कोई पेंशन का सहारा भी तो नहीं है। एकमात्र ये घर ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे भी तुम बेच देना चाहते हो। ये घर मेरे जीते जी तो नहीं बिकेगा। हाँ, मैं और तुम्हारी माँ जब परलोक सिधार जाएंगे तब तुम इस घर को बिक्री कर देना, हम तुम्हें मना करने नहीं आएंगे। लेकिन अभी ये घर मैं नहीं बेचूंगा। मेरे इतना कहने की देरी थी कि हमारी बहू रूपाली अपना असली रंग दिखा दिया। चिल्लाते हुए कहने लगी, देखा इस बुढ़े की हिम्मत, ये हमें कभी घर बिक्री करने नहीं देगा। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पिता तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देंगे। देख लो आज इनकी असलियत, ये तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते। रुपेश ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं माना तो उस समय वो मेरे पास से चला गया। फिर दूसरे दिन मेरे पास आया और बोला कि पापा ठीक है, आप घर बिक्री नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अपने लोन चुकाने का दूसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अभी आप हमारे साथ केरला जाने की तैयारी कर लीजिए। माँ से मेरी फोन पर बात हो गई है। माँ ने कहा है कि आपके पैरों के इलाज के लिए आपको हम अपने साथ केरला ले जाएं और वहाँ आपका इलाज करवा दें। राजपाल जी ने अपनी पत्नी मनोरमा से कहा कि मैंने कई बार कहा कि मुझे तुमसे बात करा दे, लेकिन रुपेश कहता है कि शादी वाला घर है, माँ बहुत बिजी है, माँ से बात नहीं हो पाएगी। फिर 2 दिन बाद ही रुपेश और रूपाली मुझे जयपुर से ट्रेन से लेकर उड़ीसा आ गए। मैंने पूछा कि तुम लोग तो केरला में रहते हो, फिर उड़ीसा क्यों आए हो? तब रुपेश ने कहा पापा आपकी बहू को जगन्नाथ मंदिर में पूजा देना है, शायद कोई मन्नत था, तो पहले हम पूजा करेंगे फिर केरला के लिए निकलेंगे। उस दिन वे लोग मुझे लेकर जब तक मंदिर पहुँचे तब तक बहुत रात हो गई थी। मंदिर के बाहर कोई नहीं था। वे दोनों मुझे मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर बैठा दिए और फिर रुपेश बोला मैं ऊपर देख कर आता हूँ कि कोई पुजारी है कि नहीं, सुबह मंदिर कितने बजे खुलेगी यह भी पूछ लूँगा। रुपेश तो चला गया, लेकिन रूपाली मेरे सामने घर का पेपर निकाल कर बोली बुढ़े इस पर साइन कर दो वरना यही छोड़कर चली जाऊंगी, जिंदगी भर यही बैठकर भीख मांगना, नहीं तो जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दे। मेरा तो दिमाग एकदम सुन्न हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर भी मैंने कहा ऐसा मत करो बहू, तुम लोग इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। बूढ़े फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से साइन कर दो, नहीं तो ऐसे भी तेरे मरने के बाद ये घर हमारा ही होगा। ऊपर सीढ़ियों से ले जाकर धक्का दे दूंगी तो तू ऐसे ही मर जाएगा या फिर चलती ट्रेन से। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा जान बची रहेगी तो वापस अपने घर जा पाऊंगा, तुमसे मिल पाऊंगा मनोरमा, फिर तुम्हारे बेटे बहू का करतूत भी तुम्हें बताऊंगा। ये सब सोचकर मैंने उन पेपर पर साइन कर दिया। जब मैंने पेपर पर साइन कर दिया तब बहू ने मुझसे कहा कि यहीं बैठो, मैं देखकर आती हूँ कि रुपेश को इतनी देरी क्यों हो रही है। फिर बहू जो गई वापस ही नहीं आई। पूरी रात बीत गई, मैं उन दोनों का इंतजार करता रहा। जब सुबह तक वे लोग नहीं आए तो मैं समझ गया कि वे लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर भी न था और न ही मुझे कोई नंबर याद था और न ही मेरे पास पैसे थे जो मैं वापस आ सकता था। मनोरमा, मैं तो हर आने जाने वाले को कह रहा था कि मुझे मेरे घर पहुंचा दे, मुझे खाना नहीं चाहिए,
लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब मुझे पागल समझ रहे थे। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मैं दोबारा तुमसे मिल पाऊंगा। तभी ये बच्ची ने मेरी बात सुनी, मुझे समझा और मेरी मदद की। मनोरमा जी के साथ साथ वहाँ मौजूद उनके मायके के सभी लोग, उनके भाई भाभी बहन जीजा, उनके बच्चे रवि सौम्या, सबकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रवि माहौल बदलते हुए कहता है, फूफा जी ये बच्ची आपकी नई नवेली बहू है सौम्या। राजपाल जी सौम्या को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। फिर रवि ने अपनी बुआ मनोरमा जी से कहा, बुआ आपने रुपेश भैया को क्यों बोला फूफा जी का इलाज करवाने के लिए? क्या जयपुर में अच्छे डॉक्टर नहीं है जो आप उन्हें इतनी दूर भेज रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बोला था। वो तो रुपेश ने ही मुझे तेरे हल्दी वाले दिन फोन किया और बोला, माँ मुझे कोई जरूरी काम से केरला वापस जाना है और पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इन्हें अपने साथ लिए जाता हूँ, इनका इलाज करवा और अपना काम कर महीने दिनों में वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम वही रहना मामा के पास, मैं वापस आते ही तुम्हें ले आऊंगा। मैंने कहा भी कि नहीं, तुम्हारे पापा को चलने में तकलीफ होती है, तुम संभाल नहीं पाओगे, दो दिन रुक जाओ, मैं बहू के आते ही शाम की गाड़ी पकड़ सुबह तक आ जाऊंगी। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और कहा उसके पास समय नहीं है, उसका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो कल ही निकल रहा। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, इलाज के बहाने ही तुम्हारे फूफा जी का घूमना भी हो जाएगा। फिर बेटे बहू के साथ है तो डर किस बात की। और कल रात ही तो मैंने रुपेश को फोन किया था, तो उसने मुझे कहा कि पापा खाना खाकर सो गए हैं, कल सुबह बात कर लेना। क्या रुपेश ने ऐसा कहा? राजपाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो मनोरमा जी बोली, बिल्कुल। फिर सुबह हम लोग जब मंदिर निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि मंदिर से वापस आकर आपसे बात करती हूँ, लेकिन तब तक तो आप ही मुझे मिल गए। सबकी बातों को बीच में काटता हुआ रवि ने कहा, बुआ पहले हमें आपके घर को बिक्री होने से रोकना होगा। राजपाल जी ने कहा, पहले वकील से बात करनी होगी कि उसने काम कहाँ तक किया है। मनोरमा जी अपने पुराने वकील को फोन किया तो उसने तुरंत कहा, अरे भाभी जी ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आप लोग घर बिक्री कर रहे हैं? भाई साहब क्या घर जिनको बिक्री कर रहे हैं वो सारे पेपर तैयार हो गए हैं? अरे नहीं भाभी जी, इतनी जल्दी ये काम होता है क्या? अभी तो पेपर कोर्ट में जमा दिए हैं। तब मनोरमा जी वकील से कहती है, तो भाई साहब ये काम आप रुकवा दीजिए, क्योंकि ये घर हमारी बिना सहमति के बिक्री हो रहा है। क्या बात कर रही है भाभी जी, पर पेपर पर तो साइन भाई साहब के है। तब मनोरमा जी ने वकील को सारी बात बता दी। वकील ने भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, अब आपका ये घर बिक्री नहीं होगा, मैं कुछ न कुछ करके रोकता हूँ। अब इधर रवि और उसका पूरा परिवार प्लान बनाता है कि रुपेश को बिना किसी शक के वापस कैसे बुलाया जाए, जिसके लिए मनोरमा जी के जीजा जी एक प्लान बनाते हैं और वो मनोरमा जी से कहते हैं, मनोरमा तुम अपने बेटे को फोन करो और उससे कहना कि तुम्हारे पापा की कोई पॉलिसी में चोर है पूरे 20 लाख की, और उसके लिए पापा को यहाँ आकर साइन करने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी, उसे कुछ शक न हो। उसके लिए कहना तुम अपने पापा से पूछना जरा कि ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने अल्टरनेट फोन नंबर पर मेरा नंबर डाला था। जब तुम ऐसा पूछोगी तो वह कोई ना कोई बहाना बनाएगा या कहेगा हाँ पापा हाँ कह रहे हैं। पैसों की बात सुनते ही वह जरूर आएगा, तब हम उसकी गिरेबान पकड़ेंगे और जब वो आएगा पहले हम देखेंगे कि राजपाल जी को साथ ना लाने का वो क्या बहाना बनाता है। तब तक राजपाल जी को कहीं छुपा कर रखना होगा। सबने इस प्लान पर हामी भर दी। हाँ ये प्लान बिल्कुल सही है। अगले दिन मनोरमा जी अपने बेटे रुपेश को फोन करती है। पहले तो उससे पूछती है तुम्हारे पापा कैसे हैं, जरा बात करा दे उनसे। जब से तेरे साथ गए हैं मुझसे बात ही नहीं की है। तेरे पापा मुझसे नाराज है क्या? नहीं माँ ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सफर करके आने से पापा को बहुत थकान हो गई है, इसलिए ज्यादातर सोते ही रहते हैं।
पर अभी पापा बाथरूम गए हैं। अच्छा बेटा, अपने पापा से पूछकर बताना कि उनकी कोई पॉलिसी थी 20 लाख की, जिस पर मेरा फ़ोन नंबर डाला था, क्योंकि बैंक वाले फ़ोन किए थे कि वो पॉलिसी मैच्योर हो गई है, पूरे 20 लाख रुपए है और समय भी नहीं है, इसी सप्ताह में पैसे निकाल लेने होंगे, इसलिए तुम अपने पापा को लेकर आ जाओ। रुपेश कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, पर माँ, पापा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी उनका इलाज भी नहीं हुआ है, तो उनको कैसे लेकर आ सकता हूँ? एक बात बताओ माँ, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा क्या? बात वो है कि पापा की अब उम्र काफ़ी हो गई है, तो सफ़र उन्हें रास नहीं आती, वो भी इतना लंबा सफ़र। बेटा, पॉलिसी तो तेरे पापा के नाम पर है, तो उनके तो साइन चाहिए होगी ना, पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में तुम्हें रखा है, तो मैं पूछती हूँ बैंक वालों से कि सिर्फ तुम्हारे साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर मनोरमा जी फ़ोन रख देती है। अगले दिन वह वापस से बेटे रुपेश को कॉल करके कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारा साइन भी चलेगा। तो इस पर रुपेश कहता है, ठीक है, मैं सबसे जल्दी का टिकट करवा कर आता हूँ। माँ, तुम्हारी बहू भी आना चाहती है, उसे भी कुछ काम है। ठीक है बेटा, पर तुम दोनों आ जाओगे तो तेरे पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? मनोरमा जी ने कहा, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है जो पापा के अच्छे से देखभाल करती है, और कुछ दिनों की ही तो बात है, रुपेश ने कहा। फ़ोन रखने के बाद मनोरमा जी अपने पूरे परिवार वालों से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, आने दो इसे, इसके झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी मनोरमा नहीं। मनोरमा बुआ, हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि रुपेश भैया के यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाए, रवि ने कहा। फिर 2 दिन बाद रुपेश भी आ गया। रुपेश के आने से पहले ही मनोरमा जी और उनके सारे परिवार वालों ने राजपाल जी को छुपा दिया था। रुपेश अपनी माँ को फोन करके पूछता है, माँ कहाँ आना है, मामा के घर? नहीं बेटा, अपने घर, हमारे जयपुर के बैंक की पॉलिसी है ना, इसलिए मैं कल रात ही अपने घर आ गई हूँ। मेरे पास घर की दूसरी चाबी थी, लेकिन माँ, रुपेश अपनी माँ से घर बिक्री की बात करने जा रहा था तो रूपाली ने रोक दिया। बोली, पहले वकील से पूछ तो लूं कि अभी पेपर वर्क कितना प्रोसेस हुआ है, अगर लेट होगा तो हम चुपचाप पॉलिसी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा वहाँ से निकल जाएंगे, पहले पैसे तो आने दो। ठीक है रूपाली, कहते कहते हुए थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर देखा तो माँ के साथ तो उसके मामा मामी रवि और उसकी नई नवेली दुल्हन सौम्या थी। रुपेश पहले तो सबको देखकर परेशान हो गया, फिर अपने मामा से बोला, मामा जी आप सभी यहाँ? क्यों रुपेश भैया, हम सब नहीं आ सकते क्या? वो बुआ अकेले आ रही थी तो हमने सोचा बुआ को छोड़ने के बहाने हम भी थोड़ा जयपुर घूम आते हैं। रुपेश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर अपनी माँ से कहता है, कब चलना है साइन करने माँ? बेटा, अभी अभी तो आए हो, यह सब तो हो ही जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो। रुपेश के मामा के यह कहते ही रुपेश कहता है, अरे नहीं मामा जी, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, वह उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसलिए। हाँ सही कहा भैया जी, एक बार फूफा जी को कॉल तो करिए, एक काम कीजिए, वीडियो कॉल ही कर लीजिए, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना। सौम्या ने कहा, अरे नहीं नहीं, पापा की दवा खाकर सोने का समय है, मेरी अभी उनकी मेड से बात हुई है, वो अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। रुपेश ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ना सही मैं ही तुम दोनों को तेरे पापा से मिलवा देती हूँ। रुपेश की मामी के ऐसा कहते ही रुपेश के मौसा जी पीछे से राजपाल जी को लेकर अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर रुपेश और उसकी पत्नी रूपाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तो तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे?
अरे पॉलिसी तो बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने का। असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई फूफा जी ने हम सबको पहले ही बता दी है। अब तुम लोग केरला नहीं जेल जाओगे, रवि ने कहा। क्या क्या पापा ने बताया है? मैंने कुछ नहीं किया। ये जो भी बोल रहे वो सब झूठ है। तभी चुपचाप सबकी बातें सुन रही मनोरमा जी धीरे धीरे अपने भारी कदमों से अपने बेटे की तरफ बढ़ी। माँ को अपने पास आता देख रुपेश बोलने लगा, माँ मैंने कुछ नहीं किया है, पापा खुद ही कहीं चले गए थे। मैंने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वो खोज निकालेंगे। तभी रवि बोला, कौन से पुलिस स्टेशन में भैया? हड़बड़ी में रुपेश के मुंह से निकल गया, उड़ीसा पुलिस स्टेशन। इतने में मनोरमा जी रुपेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि थप्पड़ की गूंज सबकी कानों में सुनाई दी। तभी रूपाली अपने सास पर चिल्लाते हुए कहती है, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? ये जिस छत के नीचे तुम खड़ी हो ये छत भी मैंने तुमसे छीन लिया है। तब दोनों बूढ़े बुढ़िया सड़क पर रहना और भीख मांग कर खाना। उतने में उनका वकील वहां पहुंच जाता है। वकील को देखते ही रूपाली कहती है, आइए वकील साहब, इस घर का असली मालिक कौन है बता दीजिए। तभी वकील घर के पेपर मनोरमा जी के हाथ में देते हुए कहता है, यही है घर का असली मालकिन। इतना सुनते ही रुपेश और रूपाली को जैसे जोर का करंट लगता है। फिर मनोरमा जी अपने बेटे रुपेश से पूछती है, अब बता भी नालायक, तुमने इनकी ऐसी हालत क्यों की? नहीं तो कुछ ऐसे सबूत है हमारे पास जिससे तुम्हारा वापस केरला लौटना सपना बन जाएगा। अगर अपना पूरा सच बता देगा तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुझे माफ कर दूं, मनोरमा जी ने कहा। तब रुपेश ने वह सारी बातें बताई जो राजपाल जी ने सभी से बताया था और अपना सारा गुनाह सबके सामने कबूल किया। बेटा, इतना कुछ करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये तुम्हारे पापा हैं। तुम जैसा औलाद होने से अच्छा तो मैं बे औलाद होती। तुम अपने पापा को अपने साथ केरला लेकर गए नहीं और मुझसे झूठ बोलते रहे कि पापा सो रहे तो पापा बाथरूम गए हैं। अपने जन्मदाता को भीख मांगने के लिए मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए। अरे वो तो शुक्र है रवि का जिसने अपनी शादी के बाद परिवार के सभी लोगों को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर दर्शन के लिए ले गया। जहाँ सौम्या से तुम्हारे पापा कह रहे थे कि बेटा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे घर वापस जाना है। सौम्या ने उनकी मदद करने के लिए रवि को आवाज लगाई और रवि अपने फूफा जी को पहचान कर जोर जोर से चिल्लाकर हम सबको बुलाया और भगवान की कृपा से तुम्हारे पापा हम सबको मिल गए। तुमने क्या सोचा था कि इतनी दूर पापा को छोड़ जाऊंगा कि वो वहाँ से कभी वापस ही नहीं लौट पाएंगे और तुम मुझसे कुछ भी झूठ बोल देते। पर बेटा, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो तू जिस मंदिर में अपने पापा को छोड़कर भाग गया, मैं उसी मंदिर में पहुंच गई। हमें तो अपने कर्मों का फल मिल गया। अब तुम्हारी बारी है कर्मों का सजा भुगतने की। तुम दोनों भी कभी केरला वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वह तुम लोगों को असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए ये सारी बातें रिकॉर्ड भी की गई है। नहीं माँ, माफ कर दे मुझे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से मेरा होटल सेटल हो पाया है, सब बर्बाद हो जाएगा, रुपेश ने कहा। इस पर राजपाल जी रुपेश को एक चाटा लगाकर कहते हैं, अब क्यों माफी मांग रहा है? जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, फिर भी चोट बहुत जोरदार लगती है। अब पुलिस आकर रुपेश और रूपाली को ले जाते हैं। उसके बाद मनोरमा जी अपने पति राजपाल जी के सीने से लगकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सही सलामत मेरे पास लौट आए हैं। तभी रवि अपने फुआ और फूफा जी के पास आकर कहता है, बुआ ये दुख के बादल थे जो कि छट गए हैं। अब आप और फूफा जी सुकून और शांति से अपने घर में रहिए। कभी कोई ज़रूरत हो तो अपने इस बेटे को जरूर याद करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।